ऑल द इंजीनियर्स। फॉल्ट एनालिसिस के पोर्शन के बाद अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके फर्स्ट यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है, करंट लिमिटिंग रिएक्टर। देखिए 1980s के पहले हमारी टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी और हम लार्ज करंट कैरिंग कैपेसिटी के ब्रेकर्स नहीं बना पाते थे। एक्चुअली जो सर्किट ब्रेकर होता है उसकी दो रेटिंग होती है। हम लोग जब यूनिट 2 में पढ़ेंगे रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, उसमें पढ़ेंगे उसको। एक होता है ब्रेकिंग कैपेसिटी, एक होता है मेकिंग कैपेसिटी। ब्रेकिंग कैपेसिटी वो मैक्सिमम करंट है जो ब्रेकर से पास कर सकता है और ब्रेकर उसको ट्रिप करवा सकता है। मैक्सिमम करंट जो है ब्रेकिंग कैपेसिटी। अगर आपका जो फॉल्ट करंट है वो ब्रेकर की ब्रेकिंग कैपेसिटी से ज्यादा है, सपोज आपके ब्रेकर की ब्रेकिंग कैपेसिटी 1000 एम्पियर है, 1000 एम्पियर तक अगर उससे पास कर रहा है तो अगर रिले का सिग्नल आएगा तो वो उसको ट्रिप करवा देगा, ठीक है। लेकिन अगर 1000 से ज्यादा आएगा, 1200 एम्पियर, 1500 एम्पियर, तो फिर ट्रिप होने से पहले ही कुछ प्रॉब्लम्स ब्रेकर में आ सकते हैं। बर्निंग प्रॉब्लम आ सकता है, जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं उनके बीच का आयोनाइजेशन प्रॉब्लम आ सकता है। देयर कैन बी मेनी प्रॉब्लम्स जिसके कारण कि ऑपरेट नहीं हो पाएगा। यानी कि जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है ब्रेकर की, वो फॉल्ट मैक्सिमम जो फॉल्ट करंट आ सकता है, मैक्सिमम मोमेंटरी करंट, उससे ज्यादा होनी ही चाहिए ब्रेकर की ब्रेकिंग कैपेसिटी। लेकिन 1980 से पहले हमारी टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, हम उतने हाई रेटिंग के ब्रेकर्स नहीं बना पाते थे। तो उन सिचुएशंस में ये करते थे हम लोग कि फॉल्ट करंट को लिमिट करने का, कम करने का प्रयास करते थे, है ना, कि फॉल्ट करंट को हम कम करें, ठीक है। 1980s के बाद जब वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SF6 सर्किट ब्रेकर्स डेवलप हुए तो वो लार्ज ब्रेकिंग कैपेसिटी के भी बनने लगे। तो उसके बाद फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही, कितना भी फॉल्ट करंट जो मैक्सिमम आ सकता है वो तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो जो मैक्सिमम आ सकता है उससे लार्ज ब्रेकिंग कैपेसिटी के ब्रेकर्स बनने लगे। तो उसके बाद फिर ये रिक्वायरमेंट नहीं रहा। लेकिन उससे पहले था और अभी भी अगर कहीं पुराने ग्रिड होंगे या सब स्टेशन होंगे, वहां पर भी यूज हम लोग करते थे करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स। और इसका मेन पर्पस यही था कि जो फॉल्ट करंट है उसकी वैल्यू को लिमिट करना, कम करना, ब्रेकर की ब्रेकिंग कैपेसिटी से कम करना, ताकि सक्सेसफुली फॉल्ट के कंडीशन में ब्रेकर का ऑपरेशन हो सके। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अभी फॉल्ट एनालिसिस में देखा भी था कि जो करंट जो आता है वो क्या आता है, 1∠0 डिवाइडेड बाय सभी रिएक्टेंस का सम। तो जो फॉल्ट करंट है उसको लिमिट कौन करता है, उसको कंट्रोल उस पर कौन लगाता है, रिएक्टेंस। जनरेटर का रिएक्टेंस, ट्रांसफार्मर का, ट्रांसमिशन लाइन का, लोड का, जो भी है सारा कुछ रिएक्टेंस मिलकर के करंट को लिमिट करते थे, है ना। तो कंसेप्ट सिंपल सा यही लगाया गया कि ये सब तो नेचुरल रिएक्टेंस है, जनरेटर का अपना है, ट्रांसफार्मर का अपना है। इसके अलावा अगर हम एक्सटर्नली कुछ रिएक्टेंस लगाएं तो करंट को और हम लिमिट कर सकते हैं और उस करंट की वैल्यू को फॉल्ट करंट के कंडीशन में ब्रेकर की ब्रेकिंग कैपेसिटी से कम कर सकते हैं। सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना। अब देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है, अभी भी ऐसा जरूरत पड़ सकती है। जैसे आप ये फिगर में देखें, ये वोल्टेज सोर्स है, जनरेटर है, हाँ इसका अपना भी कुछ रिएक्टेंस होगा और भी चीजें होंगी। लेकिन इस फिगर को दिखाने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी शॉर्ट सर्किट करंट है वो लिमिट होता है X से। ये X जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये शॉर्ट सर्किट करंट कम होगा। जितना ज्यादा रिएक्टेंस होगा शॉर्ट सर्किट करंट उतना ही कम होगा। तो अब इसमें आपके मन में बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये अगर रहेगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी होगा और भी चीजें होंगी। तो वो सब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इन सब चीजों को कम करते हैं। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि फॉल्ट के कंडीशन में या नॉर्मल कंडीशन में भी जो रिएक्टेंस
जितना ज्यादा होगा सर्किट का करंट उतना कम होगा। इसी कंसेप्ट को लेकर के करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स का यूज करते थे पहले, अभी भी कर सकते हैं। कैसे कि मान लीजिए कि आपके सबस्टेशन में कोई सर्किट ब्रेकर है जो कि काफी समय से है और उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी कुछ है, लेकिन लोड में चेंजेस आते रहते हैं, सप्लाई में चेंजेस आते रहते हैं। उस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि अब जो फॉल्ट करंट आ सकता है, जिस फीडर में ब्रेकर पहले लगा हुआ था उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी 1000 थी और तब तक मान लीजिए फॉल्ट करंट जो मैक्सिमम हो सकता था वो 800 एम्पीयर था, तो ब्रेकर वाज सफिशिएंट। लेकिन इट कैन बी पॉसिबल कि कुछ फीडर्स को कट कर दिया जाए, कुछ एक्स्ट्रा लोड इधर उधर किया जाए, सप्लाई में कुछ चेंज हो, तो हो सकता है कि अब वही ब्रेकर है 1000 ब्रेकिंग कैपेसिटी का, लेकिन अब उस फीडर में फॉल्ट करंट 1000 से अबव आ सकता है, या अब सब जगह इंटरकनेक्शन हो रहा है, कई लाइंस जुड़ रही हैं, तो इट इज पॉसिबल। तो वैसे कंडीशन में आपके पास दो चॉइस है, या तो आप उस पुराने ब्रेकर को रिप्लेस करके कोई नया ब्रेकर लगाएं, या ऐसा भी हो सकता है कि नया ब्रेकर जब तक आप ऑर्डर दें आए तब तक आपको पावर चालू करना है। तो वैसे कंडीशन में भी लोग करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स को यूज कर सकते हैं ताकि फॉल्ट के कंडीशन में करंट को हम लिमिट कर लें और जितना दिन तक वो आता नहीं है तो उतना दिन तक हम लोग काम चला लें। बेसिकली फंडा यही है कि करंट लिमिटिंग रिएक्टर यूज करके हम फॉल्ट के कंडीशन में करंट को कम करें ताकि ब्रेकर की ब्रेकिंग कैपेसिटी से कम हो और सक्सेसफुली हमारा फॉल्ट ट्रिप हो, फॉल्ट खत्म हो। अब इसमें एक सवाल आता है कि यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस क्यों नहीं लेते हैं? रेजिस्टेंस के कारण भी तो रिड्यूस होगा। तो जैसा आप जानते हैं रेजिस्टेंस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पावर लॉस है ना, इसका तो है कि पावर एब्जॉर्ब करेगा, रिटर्न करेगा, इसका चलता रहेगा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो जरूर होगा, जीरो रेजिस्टेंस का तो हो नहीं सकता है। हालांकि हमारा पर्पस ये रहता है कि हम इसके रेजिस्टेंस को कम रखें और इंडक्टेंस को ज़्यादा करें, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को कम रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थिक लेते हैं, R = ρl/a। एरिया जितना ज़्यादा लेंगे रेजिस्टेंस उतना कम होगा, तो थिक वायर, मोटा वायर यूज करते हैं और टर्न्स काफी रखते हैं, क्योंकि L = n∅/a, नंबर ऑफ टर्न्स पे इंडक्टेंस डिपेंड करेगा और X = होता है 2πfl, है ना। तो इंडक्टेंस बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंस बढ़ेगा और एरिया मोटा लेंगे तो रेजिस्टेंस कम रहेगा, तो हमारा ये काम करेगा। अब देखिए हम ये कह रहे थे कि ये तो है करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स हम लोग यूज करते थे पहले, अभी भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो थोड़ा टेक्निकल है और समझने वाला है वो ये है कि देखिए हम लोग ये देखिए X = 2πfl ये रिएक्टेंस है और L = n∅/i होता है, ये आपको पता है, ठीक है। होता क्या है, अच्छा एक और बात हम बता रहे हैं कि इंडक्टर की बात जैसे ही आती है, मतलब टर्न्स, है ना, इंडक्टर की बात जैसे आती है मतलब टर्न्स की बात आती है, और टर्न्स की बात जैसे आती है बस कोर की बात आती है। तो कोर क्या है ना, जैसे कि अगर ये एक आयरन कोर है ना, और इसके ऊपर अगर हम वाइंडिंग कर दें तो दिस इज ऑल्सो एन इंडक्टर बाउंड ऑन एन आयरन कोर। और अगर सिंपल बाहर में है इस तरह से, सिंपल इस तरह से, तो दिस इज ऑल्सो एन इंडक्टर विथ एयर कोर। देखिए होता क्या है कि हम लोग ये चाहते हैं कि x की जो वैल्यू, आप जरा समझिए, x की वैल्यू क्या है, 2πfl, तो 2πf फ्रीक्वेंसी है L = n∅/i। देखिए जब फॉल्ट आएगा, करंट की वैल्यू जब इंक्रीज करेगी, तो करंट की वैल्यू जब इंक्रीज करेगी, यहां पे मान लीजिए करंट है, तो करंट की वैल्यू जब इंक्रीज करेगी तो कोरस्पॉन्डिंगली phi भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, करंट बढ़ेगा तो phi भी बढ़ेगा।
तो अगर करंट भी बढ़ रहा है, फाई भी बढ़ रहा है, तो L कांस्टेंट रहेगा लगभग, है ना, क्योंकि ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो L विल रिमेन अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट। अगर L कांस्टेंट है तो X भी कांस्टेंट रहेगा, है ना, X भी कांस्टेंट रहेगा, और X कांस्टेंट रहेगा तो हम E by X करंट को रिड्यूस कर रहे हैं। जो पहले करंट होता, अगर ये नहीं रहता तो X सिर्फ किसका होता, सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन का और आपके ट्रांसफार्मर का और जनरेटर वगैरह का। अब इसमें एक्स्ट्रा X हम ऐड कर रहे हैं, तो X कांस्टेंट है, बढ़ गया X तो करंट रिड्यूस होगा। करंट बढ़ रहा है, फॉल्ट करंट हमने पढ़ा है, नेचर उसका बढ़ता है, मैक्सिमम मोमेंटरी तक जाता है। करंट बढ़ रहा है, साथ में फ्लक्स भी बढ़ रहा है, X कांस्टेंट है, तो करंट को उतना बढ़ने नहीं दे रहा है, उसको रोके हुए। जो पहले करंट जाता 1500 एम्पीयर, अब वो उतना नहीं जा पाएगा, कम रहेगा, 1000 1200, क्योंकि नीचे हमने इंपीडेंस बढ़ा दिया। लेकिन अगर हम उसके और डीप में जाएं तो आप ये देखिए कि ठीक है, करंट बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, लेकिन फ्लक्स और करंट का जो रिलेशन है वो बताता है BH कर्व, जो कि हम पढ़ चुके हैं। फॉर आयरन, इफ यू रिमेंबर, हम लोग किसी मशीन में पढ़े इसको, कि फॉर आयरन जो आपका BH कर्व है वो कुछ इस टाइप का है, फिर रिटर्न करेंगे करंट तो ऐसा भी बनेगा, लेकिन अभी हमको इतनी ही जरूरत है। एंड for air it is like this is for air and this is for iron or ferrous material जो भी। तो अब जरा सोचिए, करंट इज इंक्रीजिंग, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, लेकिन अगर आपने जो करंट लिमिटिंग रिएक्टर यूज किया है, जो इंडक्टर यूज किया है, अगर आपने आयरन कोर पे इसको वाउंड किया है, आयरन कोर पे वाउंड किया है, समझ रहे बात, मतलब कि इस कंडक्टर का, जो इंडक्टर इसका ये छोर यहाँ कनेक्टेड है, ये छोर यहाँ कनेक्टेड है, बीच में कोर में, देखिए, तो करंट बढ़ रहा है, फ्लक्स भी बढ़ रहा है। अगर आपने आयरन कोर यूज किया है तो बिल्कुल पॉसिबल है कि इस कोर में मैग्नेटिक सैचुरेशन हो जाए। मैग्नेटिक सैचुरेशन मतलब कि कोर के जितने मैग्नेटिक डोमेन्स हैं वो सारे एक डायरेक्शन अलाइन हो चुके हैं, जो इसका मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बनना था वो बन चुका है, ठीक है। यानी कि इट इज पॉसिबल, करंट तो बढ़ रहा है लेकिन फ्लक्स आपका कांस्टेंट हो जाए, समझ रहे बात, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाए। क्योंकि आप देखिए ना, इस कर्व में देखिए, करंट बढ़ रहा है, ठीक है, ये भी बढ़ रहा है, लेकिन एक पार्टिकुलर करंट की वैल्यू के बाद उसको कांस्टेंट होना है। तो अगर करंट की वैल्यू उसको एक्सटेंड कर रही है तो फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर और करंट बढ़ता है, अगर फर्दर करंट बढ़ता है, दिस विल रिमेन कांस्टेंट, तो L का क्या होगा? अब करंट बढ़ रहा है, फ्लक्स आपका कांस्टेंट हो गया, लेकिन करंट बढ़ रहा है, तो L क्या हो जाएगा? L तो डिक्रीज हो जाएगा। ये बढ़ रहा है, ये कांस्टेंट हो गया, L घट जाएगा। L घट जाएगा तो X घट जाएगा, और अगर X घट जाएगा, यहां घटने लगेगा, तो करंट को जो आपने लिमिट किया था, करंट को बढ़ने नहीं दे रहे थे, अब वो थोड़ा स्पीड से बढ़ेगा, बढ़ जाएगा वैल्यू, क्योंकि ये घट रहा है ना। तो जो रेट है वो अब पहले आपने घटा दिया रेट को, लेकिन अब रेट बढ़ेगा क्योंकि अब ये घटने लगा। जब तक ये स्ट्रेट लाइन पोर्शन है तब तक तो कांस्टेंट है, L भी कांस्टेंट है, X भी कांस्टेंट है, तो ISC जो है ये भी आपका कंट्रोल है। लेकिन जब मैग्नेटिक सैचुरेशन हो जाएगा तो उसके बाद जब करंट बढ़ेगा, तो करंट बढ़ेगा लेकिन L आपका घटेगा। L घटेगा तो X घटेगा, X घटेगा तो फिर इसको आप लिमिट नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? इसका उपाय क्या है? इसका दो उपाय है। एक उपाय ये है कि आप इस कोर के एरिया को और बढ़ाइए और बड़ा कोर लीजिए, आयरन कोर, ताकि बड़ा कोर होगा तो और ज्यादा मैग्नेटिक डोमेन्स होंगे और ज्यादा टाइम लगेगा लाइन होने में। लेकिन इसके बनिस्पत लोग दूसरा उपाय करते हैं कि डोंट यूज आयरन कोर, यूज एयर कोर। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी रिएक्टर्स एयर कोर के होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द आर ऑफ एयर कोर। और एयर कोर यूज करने का मतलब बस वही है कि अवॉइड सैचुरेशन, सैचुरेशन को अवॉइड करना। क्योंकि एयर कोर यू सी स्ट्रेट लाइन, करंट बढ़ते रहेगा, फ्लक्स बढ़ते रहेगा, लीनियर रिलेशन।
करंट बढ़ते रहेगा, फ्लक्स बढ़ते रहेगा, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा मोर और लेस। ये कांस्टेंट रहेगा तो x कांस्टेंट रहेगा, तो इसको हम रिड्यूस करेंगे। तो ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि करंट लिमिटिंग रिएक्टर में जो हम लोग वाइंडिंग करते हैं, जो हम लोग कॉइलिंग करते हैं, वो एयर में करते हैं। एयर मतलब सिंपल थिक कॉइल्स वाउंड इन एयर, ठीक है। तो ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ कि क्यों हम लोग एयर कोर का यूज करते हैं CLR करंट लिमिटिंग रिएक्टर। समझ में आ गया बात? क्योंकि अगर आयरन कोर यूज करेंगे तो सैचुरेशन होगा, सैचुरेशन होगा तो फर्दर करंट बढ़ने पर इंडक्टेंस डिक्रीज होगा, इंडक्टेंस डिक्रीज होगा तो एक्स डिक्रीज होगा, करंट बढ़ जाएगा। ओके, अब एक और सवाल आता है, फिर एयर कोर के अलग अलग टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमको सेम एक्स के वैल्यू का, मतलब समझिए, मतलब ये है कि अगर हमको सेम एक्स के वैल्यू का एयर कोर और आयरन कोर का बनाना है तो किसका साइज ज्यादा होगा, ये क्वेश्चन पूछता है ना। कि अगर हमको करंट लिमिटिंग रिएक्टर बनाना है, ठीक है ना, उसकी जो एक्स की वैल्यू है, सपोज कि हमको समथिंग लाइक 25 ओम का बनाना है। एक्स हमको 25 ओम चाहिए, कितने करंट पर बोल दिया, हाँ 2000 एम्पियर पे। अगर 2000 एम्पियर पास करता है तो x की वैल्यू 25 ओम चाहिए, ये कंडीशन दे रहे हैं। और आपसे ये बोल रहे हैं कि अगर हम आयरन कोर वाला CLR बनाएं और अगर हम एयर कोर वाला CLR बनाएं तो किसका साइज ज्यादा होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। एयर कोर वाला का ज्यादा होगा कि आयरन कोर वाला का ज्यादा होगा। और आपको सैचुरेशन की बात इसमें नहीं बोल रहा है, इसमें सिंपल क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि अगर 2000 एम्पियर करंट जाता है इंडक्टर से तो उसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 25 ओम। तो इस पे आप सोचिए कि कैसे होगा। तो देखिए किसका साइज ज्यादा बड़ा होगा, आपको सोचने की इच्छा है तो आप वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हैं। देखिए x की वैल्यू 25 ओम का है और करंट को भी लिमिट कर दिया है 2000, किसका साइज ज्यादा होगा। तो आप इस कर्व से देख सकते हैं कि सेम करंट के लिए इसका फ्लक्स बस इतना है एयर का, और उसके कंपैरिजन में आयरन का फ्लक्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि एयर का रिलक्टेंस ज्यादा है और आयरन का रिलक्टेंस कम है, ठीक है ना। अब 2000 एम्पियर अगर यहां पे करंट है, ठीक है, और यहां का चीज फिक्स है, हमको मतलब x 25 है तो सिमिलरली L कुछ होगा, हम इसको कुछ भी ले लेते, सपोज P ले लेते, ठीक है। तो देखिए ये 2000 एम्पियर है, ये तो फिक्स है 2000 एम्पियर, और ये भी फिक्स है, ठीक है ना। अब आप ये बताइए कि 2000 एम्पियर पे कौन सा केस में फ्लक्स ज्यादा बनेगा, एयर कोर में ज्यादा बनेगा क्योंकि इसका रिलक्टेंस कम है, तो एयर कोर में फ्लक्स ज्यादा होगा, ठीक है ना। एयर कोर में फ्लक्स की वैल्यू सपोज 5, ठीक है ना। तो n कितना होगा, n हो जाएगा 2000 p/5, ये हम बात कर रहे हैं आयरन कोर का, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं एयर कोर का, यहां भी हमको p ही चाहिए, n डैश ले लेते हैं और 5 डैश ले लेते हैं बाई 2000, ठीक है। अब जरा देखिए, अब n डैश कितना होगा, n डैश हो जाएगा 2000 p/5 डैश। पहले था तो आयरन के लिए था 2000 p/5 और एयर के लिए है 2000 p/5 डैश। और हम जानते हैं कि 2000 एम्पियर पे phi इज वेरी ग्रेटर देन 5 डैश, ठीक है। 2000 एम्पियर पे phi की वैल्यू काफी ज्यादा है 5 डैश के कंपैरिजन में।
तो अगर ऐसा है, अगर फाई की वैल्यू ज्यादा है तो मतलब नंबर ऑफ टर्न्स कम चाहिए, और अगर फाई डैश की वैल्यू कम है इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा चाहिए। समझ गए बात? मतलब कि चूंकि फाई इज ग्रेटर देन फाई डैश, वेरी वेरी ग्रेटर देन, है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको इसके केस में, एयर कोर के केस में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा चाहिए, है ना, सेम करने के लिए। ठीक है, फाई बड़ा है, ठीक है, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स कम है, और इसमें फाई डैश कम है, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा ना। तो यहां से यही समझ में आ रहा है आपको कि जो एयर कोर है उसमें अगर सेम करंट पे उतना ही रिएक्टेंस चाहिए, सेम करंट पे उतना ही एन फाई चाहिए, तभी तो पी सेम आएगा, है ना। तो उतना ही एन फाई चाहिए और फाई तो कम होगा, तो क्या उपाय है, एन को बढ़ाओ। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है एयर कोर में, अगर आपको सेम दोनों का कंपैरिजन करें, एयर कोर और आयरन कोर में कौन ज्यादा बल्की है, किसका साइज ज्यादा है, तो ऑब्वियसली एयर कोर का साइज ज्यादा है, तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपको ज्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको एक चीज तो ये समझ में आया कि एयर कोर क्यों होता है और आयरन कोर में क्या डिसएडवांटेज है। हालांकि ऐसा नहीं कि आयरन कोर के नहीं बनते हैं, आयरन कोर का भी बनता है, बट एयर कोर इज प्रेफर्ड। दूसरा आपको ये समझ में आया कि किसका साइज ज्यादा होगा, सेम करंट पे सेम आपको रिएक्टेंस के लिए। ठीक है, तीसरी बात एक और, वो ये कि जो आपका, जब हम लोग CLR को लेने जाते हैं तो कई सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हैं, कि जैसे कि इंडोर सब स्टेशन के लिए लेना है कि आउटडोर के लिए लेना है, क्या उसकी रेटिंग होगी, मेनली 4 रेटिंग उसकी होती है, अभी देखेंगे हम लोग, और किस वोल्टेज लेवल का लेना है, कहाँ लगाना है, उसका इम्पिडेंस कितना चाहिए। ठीक है, और एक और चीज़ देखते हैं, उसी से वो वोल्टेज से ही हो जाता है कि जो आपका CLR है ये आपको ड्राई टाइप चाहिए कि वाइल इमर्स टाइप चाहिए, है ना। ड्राई टाइप और वाइल इमर्स टाइप, ये दो इसके टाइप्स हैं। क्योंकि देखिए इसमें भले ये इंडक्टर है लेकिन इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस है तो हीट प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा तो ठंडा करना होगा, ठीक है नहीं। ट्रांसफार्मर में जब हीट प्रोड्यूस होता है तो वाइल यूज करते हैं कूल करने के लिए, और वाइल ही नहीं यूज करते, वाइल को सर्कुलेट भी करते हैं, किसके माध्यम से, रेडिएटर फिन्स के माध्यम से। तो यहाँ पर भी 2 टाइप के आपके रिएक्टर्स हैं, एक होता है ड्राई टाइप जो कि हम लोग यूज करते हैं अप टू 33 किलो वोल्ट। ड्राई टाइप में क्या है, सिर्फ एक इस तरह का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर में आपका रिएक्टर है, ठीक है, और वेंटिलेशन बना हुआ है एयर के आने जाने के लिए, नॉर्मली एयर से कूल हो जाता है। और इसके कंपैरिजन में जो वाइल, जब वोल्टेज लेवल बढ़ता है तो फॉल्ट करंट की लेवल बढ़ती है, तो जब 33 से ऊपर जाते हैं तो हमको वाइल इमर्स टाइप लेना पड़ता है, मतलब अंदर में वाइल रहेगा, वाइल इसको कूल करेगा और वाइल रेडिएटर के माध्यम से सर्कुलेट भी होता रहेगा, ठीक है। ज़्यादा सेफ तो आपको वाइल वाला है, क्योंकि फायर हैजार्ड और ये सब थोड़ा उसमें, क्योंकि कितना भी टेम्परेचर बढ़े उसको ठंडा करेगा। इसमें क्या है, टेम्परेचर को कूल करने का कोई माध्यम नहीं है, एयर नॉर्मल वेंटिलेशन से होता है, तो ज़्यादा बेटर वाइल इमर्स टाइप है। लेकिन इसमें फिर से एक सवाल आता है कि किसका साइज ज़्यादा होगा, ड्राई टाइप वाले का ज़्यादा होगा कि वाइल इमर्स टाइप वाले का ज़्यादा होगा। देखिए ड्राई टाइप और वाइल इमर्स टाइप के जो एडवांटेज डिसएडवांटेज वो सब आपको नोट्स में चला जाएगा, वो सब ज़्यादा सिंपल हैं कि हाई टेम्परेचर पे कौन ज़्यादा अच्छे से ये वो सब है, तो वो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ये है कि वाइल इमर्स टाइप और ड्राई टाइप इन दोनों में किसका साइज ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे बात आती है एडी करंट। होता क्या है कि जो ड्राई टाइप है इसमें जब यहां से करंट फ्लो करेगा तो ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, है ना। तो उस मैग्नेटिक फील्ड
वो मैग्नेटिक फील्ड, अगर मान लीजिए कि इंडक्टर को हमने इनक्लोज कर दिया आयरन से, स्टील से, और जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड बना, और वो मैग्नेटिक फील्ड जब उस बाहर के, जैसे इंडक्टर है और इसके चारों तरफ आयरन और इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब उस आउटर स्ट्रक्चर से लिंक करेगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस करेगा, एडी ईएमएफ और एडी करंट डेवलप करेगा, और क्या होगा कि लॉसेस होने लगेंगे। तो क्या है, इवन देखा गया है कि बाहर के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें भी पॉसिबल है। क्या? तो इसके कारण क्या होता है कि उसके इंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण अगल बगल के स्ट्रक्चर्स में और इनमें एडी करंट ना डेवलप हो, इसलिए उसके काफी दूर रखते हैं स्ट्रक्चर्स को, इसको बेस रखते हैं कंक्रीट पर, और चारों तरफ से जो इंक्लोजर है वो काफी दूर दूर रहता है ताकि एडी करंट का ज्यादा मैटर ना आए। वाइल इमर्स्ड में ऐसा नहीं, वाइल इमर्स्ड में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाइल के अंदर में है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाता। ठीक है, तो ये क्योंकि मीडियम उसका वाइल है ना। अच्छा, आयरन के केस में तो ये चीज नहीं होगी, आयरन कोर के केस में। क्यों? क्योंकि उसमें तो सारा मैग्नेटिक फील्ड आयरन के कोर में ही इनक्लोज रह जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए आपको जो ड्राई टाइप है इसका साइज ज्यादा बड़ा है वाइल इमर्स्ड के कंपैरिजन में। ठीक है, चलिए अब इसका चार जो इंपॉर्टेंट रेटिंग है उनको जरा देख लीजिए, जो CLR की रेटिंग्स है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे CLR का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो उसका टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स है, जनरेटर रिएक्टर, फीडर रिएक्टर, बस बार रिएक्टर। तो देखिए इसमें एक जो इसका रेटिंग होता है कंटिन्यूअस करंट रेटिंग, ऐसी कुछ है। कंटिन्यूअस करंट रेटिंग का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस करंट रेटिंग का मतलब ये है कि वो वैल्यू ऑफ करंट जो कि अगर 24 घंटे भी इंडक्टर से पास होता रहे तो भी इंडक्टर को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वो है कंटिन्यूअस करंट रेटिंग। 24 घंटे भी इतना करंट पास होगा, हीट डेवलप होगा, इट विल नॉट गेट डैमेज, चलेगा। दूसरी जो रेटिंग होती है वो होती है शॉर्ट टाइम समथिंग है, 1 मिनट, शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग, रेटेड शॉर्ट टाइम करंट, रेटेड शॉर्ट टाइम करंट, रेटेड शॉर्ट टाइम करंट। रेटेड शॉर्ट टाइम करंट का मतलब क्या है? रेटेड शॉर्ट टाइम करंट का मतलब ये है कि जैसे सिंपल सी बात है, जैसे आप लोग भी हैं तो आप लोग का अभी एग्जाम नहीं है, तो आपका है कि हाँ 6 घंटा पढ़ लिए, 8 घंटा पढ़ लिए, ठीक है ना। तो 6 घंटा 8 घंटा आप नॉर्मली साल के 365 दिन पढ़ सकते हैं, तो वो है आपको कंटिन्यूअस करंट रेटिंग, इतना तो नॉर्मली हो सकता है। लेकिन जब एग्जाम आएगा तो उसमें भी आपकी एक लिमिट है कि भाई एग्जाम के 1 महीने हम 12 घंटा भी पढ़ सकते हैं, 14 घंटा भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो मतलब कुछ देर के लिए आप ज्यादा भी लोड ले सकते हैं, एग्जाम का टाइम है, कुछ देर के लिए आप ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, वही है रेटेड शॉर्ट टाइम करंट। कंटिन्यूअस करंट रेटिंग तो ये है कि 24 घंटे कितना करंट पास होता है, लेकिन रेटेड शॉर्ट टाइम करंट का मतलब है कि लार्ज करंट कितने देर के लिए आप पास कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, 40 किलो एम्पेयर फॉर 1 सेकेंड, है ना। मतलब 1 सेकेंड के लिए अगर 40 किलो एम्पेयर, 40,000 एम्पेयर भी चला जाए इस रिएक्टर से, इट विल नॉट गेट डैमेज। हाँ 2 सेकेंड तक जाएगा तो ये बेचारा गारंटी नहीं लेता है, लेकिन अगर 1 सेकेंड के लिए 40 एम्पियर गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या 1 सेकेंड में क्या होगा कि आपका रिले ट्रिप वगैरह करके करंट को बंद कर देगा। तो ये है रेटेड शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग, कि कितना करंट थोड़ी देर के लिए चल सकता है। अब इसमें फिर है 20 किलो एम्पियर फॉर 2 सेकेंड, इस तरह से, तो हम लोग रिले सेटिंग वगैरह में देखेंगे। एक और जो थर्ड जो एक इसका रेटिंग है वो है आपको रेटेड ओवर करंट फैक्टर, रेटेड ओवर करंट फैक्टर।
रेटेड ओवर करंट फैक्टर, रेटेड ओवर करंट फैक्टर। ये होता है रेशियो किसका किसका, रेटेड शॉर्ट टाइम करंट का, रेटेड शॉर्ट टाइम करंट का और कंटिन्यूअस करंट का, कंटिन्यूअस करंट रेटिंग का। तो आप सोच के बताइए कि इस रेशियो की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी कि 1 से कम होगी। ऑब्वियसली 1 से ज्यादा होगी क्योंकि रेटेड शॉर्ट टाइम करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। इसके अलावा और भी इसके रेटिंग्स हैं, जैसे कि रेटेड वोल्टेज, किस रेटिंग का वोल्टेज का आप यूज कर रहे हैं, रेटेड इंपीडेंस, ठीक है। तो ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रैक्टिकली कि कहाँ पे रिएक्टर को लगाया जाए, है ना, और कहाँ पे लगाने से क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इन सब चीज़ों का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको नेक्स्ट इसका करंट लिमिटिंग रिएक्टर का जो सेकंड पार्ट है, लास्ट पार्ट है, टाइप्स ऑफ रिएक्टर डिपेंडिंग ऑन वेयर इट इज लोकेटेड। ऐसे तो टाइप्स कई सारे हैं। एक है टाइप्स ऑफ रिएक्टर डिपेंडिंग ऑन कोर, एयर कोर, आयरन कोर। सेकेंड है टाइप्स ऑफ रिएक्टर डिपेंडिंग ऑन कूलिंग मीडियम, एयर और वाइल, मतलब ड्राई टाइप और वाइल मस्ट है। और थर्ड जो टाइप है वो है टाइप ऑफ CLR डिपेंडिंग ऑन वेयर इट इज लोकेटेड, कहाँ इसको लगाया जाता है। तो उसमें 3 टाइप है, जनरेटर रिएक्टर, फीडर रिएक्टर, बस बार रिएक्टर। बस बार रिएक्टर के 2 टाइप है, रिंगमैन टाइप एंड टाई बार टाइप। वी विल सी ऑल द 4 टाइप्स। ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो टाइप है इसको कहते हैं जनरेटर रिएक्टर्स। जनरेटर के जस्ट बगल में ये रिएक्टर्स लगा हुआ है। एक्चुअली ये भी पुराना टाइप है, क्योंकि अब जो जनरेटर्स आ रहे हैं उनमें ऑलरेडी इतना रिएक्टेंस होता है कि वो करंट को लिमिट कर देते हैं, है ना। तो पहले जब ऐसा नहीं था तब एक्सटर्नल में सीरीज में जनरेटर्स के लगाते थे करंट लिमिटिंग रिएक्टर, ताकि कहीं भी फॉल्ट हो, आगे कहीं भी फॉल्ट हो, करंट लिमिट ही जाए, है ना, और जनरेटर प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, मान लीजिए कहीं भी फॉल्ट होगा, यहीं पे फॉल्ट होगा तो करंट तो यहीं से जाएगा। तो रिएक्टर है तो करंट को कम करेगा, फॉल्ट करंट को कम करेगा। यहाँ पे जो भी ब्रेकर है, यहाँ पे जो भी ब्रेकर है उसके ब्रेकिंग कैपेसिटी से कम करेगा और सब कुछ ठीक रहेगा। जैसे यहाँ पर हमने 3 जनरेटर और 3 फीडर लिया है। नॉर्मल कंडीशन में ये जनरेटर फीडर 1 को फीड कर रहा है, ये फीडर 2 को कर रहा है, ये फीडर 3 को कर रहा है। और बस बार का वोल्टेज एक कोई रहता है कांस्टेंट। अगर ये 11 किलो वोल्ट का है, ये भी 11, ये भी 11, तो इन सब में कुछ कुछ ड्रॉप जरूर होगा और उसके बाद यहाँ का वोल्टेज फिक्स होगा बस बार का, और फिर उस हिसाब से फीडर को पावर मिलेगा। तीनों में लिमिटिंग रिएक्टर लगा हुआ है। किसी भी फीडर में फॉल्ट होगा, कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्टर्स में करंट लिमिट होकर के ही फॉल्ट में जाएगा, तो जनरेटर आपका प्रोटेक्टेड होगा और ब्रेकर जो है वो ट्रिप कर पाएंगे। तो इसका एडवांटेज तो आप देख ही रहे हैं कि इसका एडवांटेज तो सिंपल सा ये है कि फॉल्ट करंट की वैल्यू को लिमिट करेगा। लेकिन इस मॉडल में कई सारी खामियां हैं, कई सारे डिसएडवांटेज हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर हम रिएक्टर्स को यहां पे लगाएं तो नॉर्मल कंडीशन में भी, मतलब जब नॉर्मली हम लोग पावर ट्रांसफर कर रहे हैं तब भी इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा और पावर लॉस होगा ना। नॉर्मल कंडीशन में भी हमेशा ऐसे करंट जाता रहेगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी होगा फालतू का, क्योंकि इसका मतलब तो फॉल्ट के दौरान है, लेकिन हर समय वोल्टेज ड्रॉप होता रहेगा और हर समय कुछ ना कुछ पावर लॉस होता रहेगा। तो पहला तो डिसएडवांटेज ये है कि कंटिन्यूअस वोल्टेज ड्रॉप एंड पावर लॉस। दूसरा एक और डिसएडवांटेज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो देखिए और समझिए क्या है। एक और डिसएडवांटेज ये है कि सपोज कि इस फीडर में फॉल्ट आ गया, ठीक है, बस बार से थोड़ी ही दूर पर आगे जाने पर इस फीडर में फॉल्ट आ गया और ये ग्राउंडेड हो गया, तो इसका 0 वोल्ट है ना। तो सिमिलरली जो बस बार का वोल्टेज होगा
क्योंकि यहाँ 0 वोल्ट है और ये बस बार से क्लोज है, कनेक्टेड है, तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो भी काफी कम हो जाएगा। अगर 0 वोल्ट ना भी हो तो भी 0 वोल्ट से थोड़ा ही ज्यादा होगा, है ना? क्यों? क्योंकि ये ग्राउंडेड हो चुका है। अब यहाँ का वोल्टेज 0 है तो यहाँ का वोल्टेज उससे थोड़ा ही ज्यादा होगा, ठीक है? बाकी यहाँ पर जनरेशन अगर 11 किलो वोल्ट पे हो रहा है तो ये जो रिएक्टर है यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ काफी सारा, क्योंकि करंट बहुत लार्ज फ्लो करेगा तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, और यहाँ जो बस बार का वोल्टेज है वो काफी कम हो जाएगा, लो वोल्टेज। अब ये जैसे ही होगा, जैसे ही बस बार का वोल्टेज कम होगा तो क्या होगा कि जैसे ही यहाँ का वोल्टेज कम होगा, मतलब पूरे बस बार का वोल्टेज कम होगा, यहाँ भी 0 वोल्ट, यहाँ भी अगर मान लीजिए 0 वोल्ट है तो यहाँ भी 0 वोल्ट हो गया, यहाँ भी 0 वोल्ट हो गया, इस तरह से मतलब पूरे बस बार का वोल्टेज कम हो गया। तो क्या होगा कि ये जो जनरेटर्स कनेक्टेड हैं ये अपने अपने लोड को छोड़ के इसी फॉल्ट को सप्लाई देने लगेंगे वाया रिएक्टर, ठीक है ना? ये अपने अपने लोड को छोड़ के इसी रिएक्टर के थ्रू इसको सप्लाई देने लगेंगे सिमिलरली, है ना? क्यों? क्योंकि आपका जो बस बार है उसका वोल्टेज 0 हो गया, यहाँ पे परफेक्ट 0 है, ठीक है ना? तो ये तो देगा ही, है ना? साथ में ये और ये भी जनरेटर्स, क्योंकि बस बार का वोल्टेज 0 हो चुका है तो 0 से इस फीडर को क्या सप्लाई मिलेगा, है ना? तो ये सभी जो है अपना करंट इस फीडर को ही दे देंगे, फॉल्ट करंट की वैल्यू और बढ़ जाएगी, ठीक है ना? और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि प्रॉब्लम हुआ इस फीडर में और ये दोनों फीडर में सप्लाई बंद होगी। क्यों बंद हुई? इस फीडर में बस बार के क्लोज फॉल्ट हुआ, बस बार का वोल्टेज 0 हो गया, ठीक है? बस बार का वोल्टेज 0 हो गया तो ये जनरेटर तो देगा ही इधर वोल्टेज सप्लाई, ये जनरेटर्स भी, ये भी अपने लोड को छोड़ के इधर देने लगेंगे, क्योंकि 0 वोल्ट इधर। सिंपल सा है फंडा कि अगर कोई सोर्स है, इसके साथ सपोज इस सीरीज में रिएक्टर है और इसका अपना एक लोड था और उसके पैरेलल में एक शॉर्ट हो गया, सिंपल जो G2 के साथ होगा, रिएक्टर सीरीज में, उसके बाद इसका अपना एक लोड है लेकिन पैरेलल में देख रहा है कि यहाँ शॉर्ट है, तो किधर जाएगा? अब कह सकते हैं थोड़ा बहुत जाएगा बट दैट इज नॉट मैटर, ये करंट शॉर्ट में चला जाएगा। सिमिलर फॉर J3, ठीक है? तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस मोड का, या इस तरह से अगर आप रिएक्टर लगाते हैं तो ये है कि पावर सप्लाई टू हेल्दी फीडर्स, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, हेल्दी फीडर्स गेट्स कट। जो हेल्दी फीडर हैं, जो अच्छे फीडर हैं, उनका भी पावर सप्लाई कट जाता है, ये डिसएडवांटेज है। मतलब दूसरा एक और डिसएडवांटेज क्या है, देखिए एक और डिसएडवांटेज थर्ड ये है, उतना नहीं है बट है ये भी, कि हम जानते हैं कि जब फॉल्ट होता है तो फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स की इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है। नॉर्मल कंडीशन में तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, लेकिन जब फॉल्ट आएगा तो ये जनरेटर सबसे क्लोज है फॉल्ट के, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। अब ये जो जनरेटर है ये भी इस फॉल्ट करंट को ही सप्लाई देने लगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ इंक्रीज होगी, ये जो है इसकी भी कुछ इंक्रीज होगी, लेकिन तीनों की सिमिलर नहीं होगी, तीनों की सिमिलर नहीं होगी। क्यों नहीं सिमिलर होगी? क्योंकि तीनों के फॉल्ट करंट की वैल्यू अलग अलग होगी। ये जो फॉल्ट करंट देगा इसकी वैल्यू कुछ और होगी, ये फॉल्ट से दूर है, इसके वायर का ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस अलग है, तो इसकी करंट की वैल्यू कुछ और होगी, इसकी ये तो और दूर है, इसकी कुछ और होगी, तो तीनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो जाएगा। यानी कि थर्ड जो पॉइंट है कि जनरेटर्स will fall out of step, generators will fall out of step, मतलब तीनों का जो सिंक्रोनिज्म है वो लॉस हो जाएगा, फाइनली आपको सबको बंद करना पड़ेगा। मेरी बात, तो ये जो जनरेटर रिएक्टर मेथड है इसके तीन डिसएडवांटेज हैं।
सबसे पहला कि कंटिन्यूअस पावर लॉस, दूसरा फॉल्ट चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, किसी भी फीडर में फॉल्ट हो सभी जनरेटर उसी को सप्लाई देने लगते हैं क्योंकि बस का वोल्टेज 0 हो जाता है। और तीसरा कि तीनों की जो फ्रीक्वेंसी है अलग अलग वैरी करने लग जाती है, जिसका मतलब है कि जनरेटर्स विल फॉल आउट ऑफ स्टेप। ठीक है, तो ये जो मेथड है जनरेटर वाला, दिस इज नॉट गुड। अगला मेथड देखेंगे फीडर रिएक्टर, और उसमें देखेंगे कि किस तरह से इन दोनों डिमेरिट्स को दूर किया गया। ठीक है, तो लेट्स सी फीडर रिएक्टर्स। ये जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये है फीडर रिएक्टर्स। इसमें फीडर्स के साथ सीरीज में रिएक्टर्स को कनेक्ट किया गया। ठीक है, बात वही है, इसके आगे अगर कहीं भी फॉल्ट होगा तो ये करंट को लिमिट करेगा, लेकिन इससे पहले अगर होगा तो लिमिट नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये चूंकि डिस्टेंस काफी कम होता है, जनरेटर से पावर निकला 3 फेज पावर और बस बार में कनेक्ट हो, तो ये डिस्टेंस काफी कम होता है, इसलिए उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी फॉल्ट की नहीं होती। तो यहाँ पर ऐड करने से क्या फायदा होगा वो देखेंगे। बाकी एडवांटेज तो आप समझ ही रहे हैं कि इसके आगे बस बार के जस्ट बाद लगा देते हैं फीडर के साथ सीरीज में, कि इसके आगे कहीं भी अगर फॉल्ट होगा तो करंट लिमिट होगा। ये भी है, बहुत अच्छा है। अब इसमें देखते हैं कि जनरेटर के 3 एडवांटेजेस को किस तरह से ये खत्म करता है। पहला डिसएडवांटेज को कैसे खत्म करता है। पहला जो उसका डिसएडवांटेज था वो था कंटिन्यूअस पावर एंड वोल्टेज ड्रॉप। इसमें होगा यहां पर भी ये जनरेटर पावर दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है, तीनों दे रहे हैं, और कंटिन्यूअसली करंट इस रिएक्टर से फ्लो होगा और कंटिन्यूअस पावर लॉस और वोल्टेज ड्रॉप हो। तो पहला डिसएडवांटेज तो दूर नहीं होगा। अब आते हैं दूसरे पर कि क्या किसी एक फीडर में फॉल्ट आने पर बाकी जनरेटर्स अपना अपना काम छोड़ के उसी में आएंगे। तो देखिए, सपोज कि यहां पे फॉल्ट हो गया, बस बार के जस्ट बाद हमने रिएक्टर लगाया और उसके बाद फॉल्ट हो गया। अब क्या यहां का वोल्टेज 0 होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहां का वोल्टेज 0 होगा। ये अगर 11 किलो वोल्ट है तो ये तो 11 किलो वोल्ट ही रहेगा स्टार्टिंग में। हाँ, इसका वोल्टेज धीरे धीरे घटेगा, वो अलग बात है, लेकिन जैसे ही फॉल्ट होगा यहाँ का वोल्टेज तुरंत 0 नहीं होगा, 11 किलो वोल्ट रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि देखिए, मतलब होगा ये कि ये जनरेटर जो है ये तो फॉल्ट करंट को सप्लाई देगा ही, ठीक है ना, लेकिन ये जो G2 है इसको यहाँ पे कोई शॉर्ट पाथ नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसको कोई इधर कोई ऐसा कोई शॉर्ट पाथ नहीं दिख रहा है। इसको दिख रहा है कि ये तो मेरा तो है ही, इधर उसको कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो सोर्स है उसको ऐसा दिख रहा है। सोर्स को क्या दिख रहा है कि एक मेरा लोड है, इसके साथ रिएक्टर है और भी लोड है, तो हम G2 की बात कर रहे हैं, और तीसरा एक और है जो G1 का रिएक्टर है ये, और ये शॉर्ट हुआ है। तो इस केस में करंट इसको भी जाएगा। हाँ, ये इधर भी दे सकता है करंट कुछ। अगर जनरेटर 1 जब फॉल्ट होगा तो हम जानते हैं डिमैग्नेटाइजेशन के कारण वोल्टेज घटेगा। जब इसका वोल्टेज घटेगा तब फिर इधर से कुछ पावर इधर आ सकता है, ठीक है, इधर आ सकता है, लेकिन पहले के जैसी स्थिति नहीं है कि बस बार का ही वोल्टेज 0 हो गया और सब अपना अपना काम छोड़ के फॉल्ट में ही सप्लाई देना, ऐसा नहीं होगा। इस केस में देखिए, इसकी भी वैल्यू हाई है, तो ये ऐसा तो नहीं कि इसको छोड़ के इसको देगा, दोनों में करंट सप्लाई होगा, तो अपना जो लोड है उसको तो पावर देता ही रहेगा। इधर अगर इसका वोल्टेज डाउन होगा थोड़ा देर में, तो इधर भी कुछ देगा, बट पहले जैसी स्थिति नहीं है। इसको भी अपना पावर मिलता रहेगा और इसको भी अपना पावर मिलता रहेगा। समझ में आ रही बात? समझ में आ रहा है? तो ये एक एडवांटेज आपको हुआ इस फीडर रिएक्टर को करने से, क्योंकि इसमें हो फॉल्ट, इसमें हो, किसी में भी हो, इसी में होगा तो यहाँ का वोल्टेज 0 होगा, न कि यहाँ का। पूरा का पूरा ड्रॉप कहाँ होगा? रिएक्टर में। तो बस बार का वोल्टेज चूंकि हमारा डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, इसलिए अदर जनरेटर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग सप्लाई टू एनी अदर फॉल्ट। किसी दूसरे की परेशानी में कोई दखल देने के लिए तैयार नहीं, ठीक है।
तो ये इसमें सेकेंड डिसएडवांटेज को तो हल किया है, ठीक है ना। थर्ड डिसएडवांटेज फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन होना, तो फ्रीक्वेंसी इसी की ज्यादा वेरी करेगी, ठीक है ना, इसकी उतनी ज्यादा नहीं करेगी क्योंकि इसके इसमें उतना अंतर नहीं पड़ेगा। तो जो तीसरा है फॉल आउट ऑफ स्टेप, वो भी प्रॉब्लम आपका दूर होगा क्योंकि ये चेंज होगा बट फिर ब्रेकर वगैरह होगा, तो ये दोनों तो अपना नॉर्मल रेटेड देते रहेंगे। हाँ इसकी चेंज होगी तो उसको हम लोग ब्रेकर वगैरह से ट्रिप हो जाएगा तो फिर इसको जीरो करके फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। अच्छा ठीक है, तो ये जो है आपको फीडर रिएक्टर में आपने देखा still there is one disadvantage, other disadvantages have been removed, but still there is one disadvantage, that is continuous power loss and voltage drop in the reactors. Okay, so now let's see that the third type busbar reactor can remove this disadvantage also or not. busbar reactor इस disadvantage को भी दूर कर पाता है कि नहीं? Let's see. ये है आपका बसबार रिएक्टर रिंग सिस्टम। इसमें क्या करते हैं कि दो जो बस है उसी में रिएक्टर लगा देते हैं, ठीक है ना। दो जनरेटर के बीच का जो पार्ट है बसबार में उसमें रिएक्टर लगा दिए, जैसे यहाँ लगा दिए और यहाँ लगा दिए। अब देखिए अगर ये जनरेटर्स 11 किलो वोल्ट जनरेट कर रहे हैं तो यहाँ का वोल्टेज 11 किलो वोल्ट होगा, यहाँ का वोल्टेज भी 11 किलो वोल्ट होगा, यहाँ का वोल्टेज भी 11 किलो वोल्ट होगा। तो क्या नॉर्मल कंडीशन में रिएक्टर से कोई करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 11 किलो वोल्ट यहाँ भी और 11 किलो वोल्ट यहाँ भी, 11 किलो वोल्ट यहाँ भी, 11 किलो वोल्ट यहाँ भी। तो नॉर्मल कंडीशन में करंट फ्लो नहीं करेगा। जो हमारा मेन प्रॉब्लम था फर्स्ट डिसएडवांटेज कि नॉर्मल कंडीशन में भी करंट फ्लो कर जाता है, तो वो यहाँ पे रिमूव हो रहा है। नॉर्मल कंडीशन में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। और फॉल्ट कंडीशन में, तो फॉल्ट कंडीशन में सपोज कि इस फीडर में फॉल्ट आ गया, तो ये किसका एडवांटेज तो है कि नॉर्मल कंडीशन में करंट नहीं फ्लो कर रहा है, लेकिन जब फॉल्ट होगा, जैसे यहाँ का अगर फॉल्ट हो गया 0 वोल्ट तो यहाँ भी 0 वोल्ट है ना। तो ये जो जनरेटर है, इस जनरेटर से इस फॉल्ट को तो पूरा का पूरा करंट जाएगा। यहां पर तो कोई रिएक्टर है ही नहीं, है ना, तो यहां पर तो प्रॉब्लम है। लेकिन इस जनरेटर से ये जो जनरेटर है G2 और ये जो जनरेटर है G3, तो इस G2 से G2 यहाँ 11 किलो वोल्ट, यहाँ भी 11 किलो वोल्ट, यहाँ 11 तो यहाँ पे ये 0 होगा, ये 11, ठीक है ना। तो ये अपना जो लोड है उसको भी पावर देगा और इधर भी पावर देगा, क्योंकि इधर उसको दिख रहा है 0 वोल्ट इधर, है ना। तो इधर भी पावर देगा, इधर भी पावर देगा, और इधर जो पावर देगा उसको लिमिट करेगा ये रिएक्टर। मतलब कि जो फीडर रिएक्टर में जो आपको इसमें होता था जनरेटर रिएक्टर में कि तीनों मिलके देते थे, है ना, और उसमें हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते थे क्योंकि जनरेटर के जस्ट बगल में था, जो भी है। तो वैसा केस नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि ये जनरेटर भी इसको सप्लाई देगा, लेकिन ये अपने लोड को भी देगा, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज 0 नहीं होगा, यहाँ का 11 किलो वोल्ट है, तो ये अपने लोड को भी देगा और इधर को भी देगा। मतलब कि जो आपका फॉल्ट है, लोड करंट है, इसको इधर से भी सप्लाई मिलेगा, इधर से जो सप्लाई मिलेगा उसमें कोई हम रिएक्टर नहीं लगाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो करंट लिमिट होगा वो जनरेटर के रिएक्टेंस से ही होगा। लेकिन इस G2 से जो करंट आएगा, G2 से जो करंट आएगा फॉल्ट में, उसको लिमिट करेगा ये रिएक्टर, और G3 से तो कोई करंट आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में रिएक्टर लगा हुआ है, यहाँ 11 किलो वोल्ट है। तो सिर्फ जो एडजेसेंट के जो जनरेटर हैं, जो बगल के, जैसे इसके इधर का अगर कोई होगा तो वो और बगल के जनरेटर से इसे सप्लाई कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे फॉल्ट हो जाए तो यहाँ का वोल्टेज 0 हो जाएगा, और यहाँ का वोल्टेज 11 है, तो ये अपने को भी देगा और इधर भी देगा, सिमिलरली ये भी देगा, है ना। तो एडजेसेंट के देंगे
उनके करंट को लिमिट करेगा रिएक्टर, लेकिन वो अपने फीडर को भी चालू रखेंगे, वो अपने फीडर्स को भी चालू रखेंगे, फीडर को सप्लाई कट नहीं होगी। हालांकि तो ये जो है आपको पहले डिसएडवांटेज को तो हटाया कि एक्चुअली आप देखिए तो तीनों डिसएडवांटेज हट गए एक तरह से। पहला डिसएडवांटेज तो था कि पावर लॉस कंटिन्यूअस होगा, तो वो तो नहीं होगा, यहाँ भी 11 नॉर्मल में, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11 करंट फ्लो करेगा। दूसरा था कि अदर फीडर्स अफेक्टेड हो जाते हैं, वो नहीं होगा, अदर फीडर्स को पावर मिलता है। तीसरा था कि फॉल आउट ऑफ स्टेप, तो वो भी नहीं होगा, वो भी सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन इस फॉल्ट में जो करंट G1 दे रहा है उसको हम लिमिट नहीं कर पा रहे, वो तो जाएगा ही लेंगे। हाँ, उसके एडजेसेंट वाले जो देंगे वो रिएक्टर से लिमिट होगा। ठीक है, तो ऑल द डिसएडवांटेजेस हैव बीन रिमूव्ड, लेकिन जो हमारा रिएक्टर जो हमारा G1 से जो फॉल्ट करंट में सप्लाई जाएगा वो कंट्रोल्ड नहीं हो पाया, उसको आप फिर इसके रिएक्टेंस को बढ़ा करके या जो भी आपका ट्रांसमिशन लाइन है उसका बढ़ा करके ही कर सकते हैं। तो यह है आपको रिंग सिस्टम। आइए लास्ट देखते हैं टाई बार सिस्टम। लास्ट जो है आपका वो है टाई बार सिस्टम। टाई बार सिस्टम में दो बस बार होते हैं, एक तो कॉमन होता है और दूसरा जो होता है वो उस जनरेटर का अपना खुद का होता है सिर्फ का। जैसे कि जनरेटर 1 है, उसका जो आउटपुट है वो एक बस बार से कनेक्टेड है और उस बस बार से कनेक्टेड है रिएक्टर और आपका फीडर। तो फीडर तो डायरेक्ट चला गया और ये जो रिएक्टर है वो दूसरा जो कॉमन बस बार है जो कि तीनों का है, जिसको टाई बार कहते हैं, TIBAR, वो है ये। तो हर जनरेटर का अपना एक बस बार है, उस बस बार से एक रिएक्टर कनेक्टेड है जो कि जो कॉमन बस बार है टाई बार उससे भी कनेक्टेड है, और जनरेटर का जो बस बार से जो दूसरा जो निकला है फीडर, वो फीडर इस टाई बार से कनेक्टेड नहीं है, ओवरलैप करके आगे निकल गया। सब में यही कहानी है, कनेक्शन आप समझ गए। वर्किंग देखिए नॉर्मल कंडीशन में आप देखिए अगर यहाँ 11 किलो वोल्ट है ना, और ये आपका लोड को सप्लाई चला गया, यहाँ से भी लोड को सप्लाई चला गया, यहाँ से भी लोड को सप्लाई चला गया। ठीक है, ये यहाँ का भी पॉइंट 11 किलो वोल्ट का होगा। ठीक है ना, तो बस बार में जो आपका ये टाई बार है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में रिएक्टर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। नॉर्मल कंडीशन में 11 किलो वोल्ट है इसके क्रॉस, ठीक है, अपना जो है सो है, कोई करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं करेगा। ये सीधे यहाँ से इधर चला जाएगा, यहाँ से ये इससे तो कनेक्टेड है नहीं, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तीनों का अपना अलग अलग सर्किट है। नॉर्मल कंडीशन में इसमें कोई पावर लॉस नहीं है, कोई वोल्टेज ड्रॉप। जब फॉल्ट होगा, सपोज इस फीडर में फॉल्ट होगा, जब फॉल्ट होगा तो क्या होगा समझिएगा ध्यान से, कि ये जो जनरेटर है ये तो सप्लाई करेगा ही फॉल्ट करंट को। होगा क्या कि यहां का जो वोल्टेज है, क्योंकि यहां पे फॉल्ट आया है तो इससे ये पॉइंट कनेक्टेड है, तो यहां का वोल्टेज घट जाएगा एब्रप्टली, तुरंत, है ना। तो यहां का वोल्टेज जब घट जाएगा तो ये जो जनरेटर है इसको दिख रहा है, यहाँ सपोज यहाँ का वोल्टेज अगर 0 हो गया, यहाँ से यहाँ के बीच में ड्रॉप हुआ, 0 नहीं हो, कुछ ज्यादा होगा बट घट जाए, तो यहाँ के जनरेटर को दिख रहा है यहाँ 11 किलो वोल्ट, यहाँ 11 किलो वोल्ट अपने लोड को सप्लाई देता रहेगा। इसको भी दिख रहा है यहाँ 11 किलो वोल्ट अपने लोड को सप्लाई दे रहा है, लेकिन यहाँ का वोल्टेज 0 वोल्ट दिख रहा है। तो एक करंट ऐसे भी फ्लो करेगा, इधर से इधर और इधर 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 इधर। समझ आया बात? जनरेटर से यहां से इस रिएक्टर के थ्रू बस बार से होते हुए फिर इस रिएक्टर के थ्रू और तब फॉल्ट। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट, टाई बार में दो रिएक्टर सीरीज में आ जाते हैं। इस जनरेटर के देखें तो यहां से करंट ये रिएक्टर 1 R1 इधर आएगा, बस बार में आएगा, फिर एक रिएक्टर के साथ सीरीज में आएगा
और फिर इधर चला जाएगा। समझ में आ रही बात? तो दो रिएक्टर सीरीज में आते हैं। तो अगर आपको करंट का लेवल और कम करना है तो इन दोनों रिएक्टर्स की वैल्यू को ज्यादा रखिए तो सम हो जाएगा, तो इससे जो करंट का कंट्रीब्यूशन है वो कम हो जाएगा। और नहीं, अगर रिंग मेन सिस्टम में जितना करंट कमता था, वहां पर तो एक ही रिएक्टर था, तो रिंग मेन सिस्टम में जितना करंट रिडक्शन होता था उतना ही अगर रखना है तो इन दोनों के रिएक्टेंस की वैल्यू को रिंग मेन के कंपैरिजन में आधा रखिए, तो सीरीज में आएगा तो ऐड हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये होता है रिंग मेन में। सिमिलरली इधर से यहाँ 11 किलो वोल्ट हुआ, यहाँ 0 वोल्ट है, फिर यहाँ पर कुछ और वोल्टेज होगा, यहाँ पे कुछ और वोल्टेज होगा। अगर यहाँ बीच में फॉल्ट हो, बीच वाले फीडर में अगर फॉल्ट हो, तब देखिए जरा, बीच वाले फीडर में अगर फॉल्ट होगा तो यहाँ 0 वोल्ट हो जाएगा, है ना? तो ये कैसे सप्लाई देगा? इधर से इसके थ्रू रिएक्टर के थ्रू लोड। ये कैसे देगा? इधर से रिएक्टर के थ्रू नीचे, रिएक्टर के थ्रू नीचे, फिर इधर फिर इधर फिर इधर और इधर। तो अगर हम कहें तो दो जनरेटर एक साथ फीड करते हैं इस केस में फॉल्ट को। हाँ, इधर वाला है तो भी इधर से कुछ करंट आएगा वोल्टेज डिफरेंस के हिसाब से। बीच में अगर है 4 या 5-6 जनरेटर ऐसे लगे होंगे तो इस तरह से करंट हो गया। तो टाई बार सिस्टम में जो एक डिसएडवांटेज था पहले से कि कंटिन्यूअस केस में ड्रॉप का, वो तो ठीक हो गया, लेकिन जिस फीडर में फॉल्ट हुआ उससे कनेक्टेड जनरेटर तो उसको करंट जबरदस्त देता रहेगा, उसको हम रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। कर सकते हैं जनरेटर का रिएक्टेंस वगैरह इंक्रीज करके, लेकिन बाकी जो उस फीडर को सपोर्ट कर रहे हैं, उस फीडर को फॉल्ट करंट दे रहे हैं, उसकी वैल्यू को हम रिंग मैन के कंपैरिजन में और कम कर सकते हैं अगर इन रिएक्टेंस की वैल्यू को रिंग मैन के ही इतना रखें। अगर रिंग मैन के ही इतना रखेंगे XX, तो भी इस केस में 2x हो जाएगा, वो सीरीज में आ जाएगा, तो करंट अदर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम जाएगा, ठीक है? और अगर सेम रखना है तो x/2 रखेंगे। तो इस केस में अगर करंट लेवल सेम रखना है तो कॉस्ट बचता है थोड़ा, क्योंकि रिएक्टर्स आपको कम रेटिंग का रखना है, आधा रखना है तो ठीक है, लेकिन ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है बस बार का कि आपको एक्स्ट्रा ये बस बार बनाना होगा, ठीक है? तो ये है आपका टाई बार सिस्टम। इसमें एक और बेनिफिट ये है कि जिस फीडर में फॉल्ट हुआ सिर्फ वही प्रभावित होगा, बाकी चलते रहेंगे, ठीक है? और सिंक्रोनिज्म लॉस वगैरह का उतना इशू नहीं है। तो इसके साथ आपका जो करंट लिमिटिंग रिएक्टर है वो टॉपिक खत्म हो गया। तो लंबा हो गया वीडियो लेकिन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 और जिसमें स्टार्ट करेंगे हम लोग सर्किट ब्रेकर, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।